हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे थे इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारी बच्ची है, उसका थोड़ा सा फीवर ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम इतने दिनों तक नहीं मिल पाए। लेकिन अब हम लोग कॉन्टीन्यूस रहेंगे और कोशिश ये हम करेंगे कि जो इस 10 दिनों में जो चीज़ें काफ़ी पीछे छूट गई हैं, क्योंकि उधर हमने लगभग 3 से 4 दिन जेई मेंस के लिए भी मैंने आपसे टाइम लिया था। तो उस दौरान भी हमारे कुछ वीडियोस मिसिंग थे और इधर भी 10 दिन का गैप हो चुका है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इधर कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को 2 या 3 वीडियोस पर डे हर एक क्लास के लिए अवेलेबल कर पाऊँ। मैं एफर्ट करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो पीछे छूटा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ। फिर हम लोग अपने मोमेंटम पा लेंगे और उसके अलॉन्ग फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों कि हम जो हमारा 15 से 20 दिन का गैप हो चुका है, जो कि काफ़ी लंबा गैप है, और इस दौरान हमारा एक भी वीडियोज़ नहीं गया है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो भी ये आपका छूटा है उसका पूरा प्रॉपर ढंग से मैं पढ़ाऊँ और कोशिश करूँ कि इधर कुछ दिनों तक एक जो लेक्चर का फ़्लो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए मेरे केस में। ठीक है, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी बच्चों, और आप जुड़े रहना। और थोड़ा सा हम अपने इस मेरा जो क्लास है इसका मैं पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने का मतलब है लेक्चर तो एज इट इज़ होंगे, लेकिन अब हर एक लेक्चर के वीडियो में आपको पर डे DPPs मिलेंगी। अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हो तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप उस DPP को या क्वेश्चन बैंक को जो भी है उसको आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पर डे ही आपको मिलेगा। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं उनको अलग से असाइनमेंट्स सेक्शन में या नोट सेक्शन में आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों, आपकी अब डेली बेसिस पे एक आपको ये चीज़ करना होगा कि आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ उसको पूरा सॉल्व कीजिए और उसको हम तक पहुँचाइए। हाँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसमें आप जो भी सॉल्यूशन आप करते हैं उसका एक स्नैपशॉट लीजिए और उसको फिर हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि हम ये जान पाएँ कि हमने जो दिया वो आपको समझ में आ रहा है, आपने लगाया या नहीं लगाया। तो हम लोग अब मेरी भरक कोशिश होगी कि आपको ये सारी चीज़ें पर डे भेजी जाए, पर डे मैं आपको अवेल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बच्चों, अब थोड़ा सा आपसे ज़्यादा टाइम की मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप जो छूटा है उसको आप एफ़र्ट देना पड़ेगा। हम भी एफ़र्ट देंगे, आप भी एफ़र्ट देना, और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। पहले तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया था, किसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमने क्लासिफिकेशन किया था। फिर हमने देखा था कि एलिमेंट्स को एक और तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। उसको किस में क्लासीफाई किया था? हमने बोला था एक मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स और एक मेटलाइट्स के फॉर्म में। फिर मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स का पूरा आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि स्टेट कैसा होता है, लक्ष्य कैसा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या होते हैं, डेंसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, सोनोरस क्या होता है, मेलिएबिलिटी क्या होती है, कंडक्टर्स क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स का एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एलिमेंट्स को जो हमारा एलिमेंट्स होता है इसको हम एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि एक सिंपल एलिमेंट्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक को सिंपल एलिमेंट्स और दूसरे को क्या बोल सकते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो जो हमारा सिंपल एलिमेंट्स क्या होता है, सिंपल एलिमेंट्स क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट्स विच डू नॉट गिव आउट हार्मफुल रेडिएशंस, जिससे कोई भी हार्मफुल रेडिएशंस नहीं इमिट होता है, नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो लिख लीजिए, एक लाइन की डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन कि द एलिमेंट्स विच डू नॉट elements which do not radiate, give out harmful radiations, do not give out harmful radiations, do not give out harmful radiations are called simple elements. Are called simple elements. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंपल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स from atomic number 1, इसको सिंपल ना बोल के इसको नॉर्मल एलिमेंट्स लिख लीजिए, नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 62, 1 टू एटॉमिक नंबर 62, एक एटॉमिक नंबर से 62 एटॉमिक नंबर्स तक के जो एलिमेंट्स होते हैं आर नॉर्मल एलिमेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हो गए। ठीक, तो अगर हम बात करें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो देखो कि इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जो हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो लिख लीजिएगा, द एलिमेंट्स विच गिव आउट हार्मफुल रेडिएशंस, the elements which give out harmful radiations are called radioactive elements. Are called radioactive elements. इन्हीं को हम radioactive elements बोलते हैं। देखो, the elements अभी कहाँ से कहाँ तक होते हैं, the elements from atomic number 83 from atomic number 83 to कहाँ तक, atomic number 112, atomic number 112 and 114, 116 and 118 and 118 are रेडियो एक्टिव इन नेचर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं।
जैसे आप जानते होंगे कि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब क्या है, ये सब आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके 83 से 112 के बीच के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एक और टाइप का, क्या कि हमने एलिमेंट्स को पहले तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया कि भैया सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हमने बात किया कि इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया जा सकता है, और एक तीसरा पढ़ा था हमने मेटलाइट्स। फिर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स पूरा डिटेल में पढ़ाई की। फिर अब हम एलिमेंट्स को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसको हमने बोला कि एक तो हमने बोला नॉर्मल एलिमेंट, दूसरे को बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वे एलिमेंट्स सॉरी जो कोई भी हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये हमारे एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 62 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। फिर इसी का जस्ट अपोजिट कि ऐसे एलिमेंट्स जो हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये 83 एटॉमिक नंबर से 112, 114, 16, 118, ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं 83 से 112 तक तो बीच में सारे एलिमेंट्स, और 114, 116, 118 ये आपके कौन से एलिमेंट्स हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्लासिफिकेशन हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब देखो, अब हमने एलिमेंट्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा मैटर होता है, पहले हमने देखा था जब हम इस चैप्टर की शुरुआत किए थे तो सबसे पहले हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, क्योंकि हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर का नाम है। तो हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है, तो सबसे पहले मैटर को जानना पड़ेगा। तो वो हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। तो क्लासिफिकेशन को हमने उसको दो टाइप में डिवाइड किया, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। तो हमने प्योर सब्सटेंस को पढ़ना शुरू किया, तो उसमें जो हमारा पहला था वो हमारा एलिमेंट था। अब हम अपने दूसरे की तरफ चलते हैं, प्योर सब्सटेंस के दूसरे पार्ट की तरफ, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कंपाउंड। क्या है भाई, कंपाउंड। अब देखो, अभी तक तो हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। तो ये कंपाउंड्स होते क्या है भाई, तो ये भी क्या होते हैं, प्योर एलिमेंट्स ही होते हैं, प्योर सब्सटेंस। ये भी प्योर होते हैं क्योंकि हम लोग प्योर के अंदर ही एलिमेंट और कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया था। तो देखो, जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ए प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर डिफरेंट या सेम एलिमेंट से जो मिलके बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक, तो चलो भाई इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिखिएगा। A pure substance which is composed of two or more different elements combined chemically in a definite ratio, combined chemically in a definite ratio, in a definite ratio such that it can be broken into
it can be broken into elements only by chemical means. Elements by chemical means is called compounds. देखो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या है भाई। सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि हम लोग प्योर के बारे में पढ़ ही रहे हैं। अब प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज, जो बनता है, कंपोज होता है ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक अलग अलग एलिमेंट से कंपोज होता है, कंबाइंड केमिकली, और ये केमिकली कंबाइंड होता है इन अ डेफिनेट रेशियो, एक फिक्स्ड डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होता है, सच दैट इट कैन बी ब्रोकन, इसको आप ब्रोक कर सकते हो इनटू एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स में इसको ब्रोक भी कर सकते हो बाय केमिकल तरीके से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। तो चलो भाई अब देखो, अब ये जब बन गया तो द 2 और मोर एलिमेंट्स present in the compound are called constituents. इनको क्या बोला जाता है, constituents, और components of compound, और components of the compound। जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके वो बन रहा है कंपाउंड, उन अलग अलग 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स बोलेंगे, या कंपाउंड की कंपोनेंट्स बोलेंगे। अब जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो जो हमारा वाटर होता है, ये क्या होता है, वाटर इज ए कंपाउंड। वाटर क्या है, एक हमारा कंपाउंड है, ठीक है। और किसका कंपाउंड है, ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, एक कंपाउंड है। तो अगर हम यहां पे देखें, विच इज कंबाइंड जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं इन 1:8 रेशियो। 1:8 के रेशियो में ये कंबाइन होते हैं, किसके, बाय वेट। वेट के 1:8 रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो वेट होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का जो वेट होता है 8, मतलब 2 ऑक्सीजन होते हैं 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 8, तो 1:8 के रेशियो में ये कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया था कि ये कंबाइन होते हैं इनडेफिनिट रेशियो में, तो ये भी 1:8 बाई वेट के रेशियो में कंबाइन होते हैं।
अब जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे था कि इसको आप केमिकली ब्रोक कर सकते हो, तो ये जो हमारा H2O है, ये जो हमारा H2O है, देखो जो H2O है इसमें क्या है, अगर हम इसको ब्रोक करना है तो हमें केमिकली तरीके से हम लोग इसको ब्रोक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं हम लोग, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते हैं, तो अब ये क्या होता है, ये जो होगा ब्रेक हो जाएगा H प्लस और O माइनस में, 2H प्लस O माइनस। तो ये हमारा फिर से H और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम लोग केमिकली तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये फिक्स्ड रेशियो बाय वेट में कंबाइन भी हो रहा है, 1:8 के वेट रेशियो में ये कंबाइन भी हो रहा है। और यहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, होगा। चल इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चल चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग किस बेसिस पे बात करते हैं टाइप्स की, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं उसके बेसिस पे हम पहले क्लासिफाई करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया। इसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया। पहला बोला गया कि हमारा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको बोला कि एक हमारा इनऑर्गेनिक होता है, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो पहले हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, जो ऐसे कंपाउंड्स जो आपको मिलते हैं नॉन लिविंग रिसोर्सेज से। नॉन लिविंग सोर्सेज से अगर कोई कंपाउंड मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक। जैसे आपका रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे सॉल्ट, नमक, मार्बल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें बेसिकली नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। तो लिख लीजिए इसको, these compounds has been mostly obtained these compounds have been mostly obtained from non-living sources।
कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। तो इसको हम लोग वे कंपाउंड जो आपको मोस्टली नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, जैसे रॉक से, मिनरल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर क्या है? जैसे सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, ठीक है, मार्बल, वॉशिंग सोडा, मार्बल हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जो हैं आपको क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कि वे कंपाउंड जो आपको नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। नोट कर लीजिए। फिर इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, इरेज किया जाए बच्चों। चल, चलिए भाई, अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये जो ऑर्गन है इसका मतलब होता है लिविंग। ऑर्गेनिक में जो ऑर्गन है इसका मतलब ये होता है लिविंग। तो इसका मतलब हो गया कि लिविंग बीइंग से जो हमें चीज़ें मिलती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are the compounds which are found from living beings. लिविंग बींग्स का मतलब हो गया, लिविंग बींग्स में क्या आता है? दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही तो है लिविंग बींग्स। इसका मतलब है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बोलते हैं कि किसको हैं? जो हमें और लिविंग बींग्स से हमें मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कहाँ से मिलेंगे? जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से। तो ये हमारा क्या होता है? लिविंग बींग से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। और ये देखा गया कि इट हैज़ फाउंड दैट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ फाउंड दैट all organic compounds
हैव कार्बन हैज एसेंशियल कंपोनेंट। मतलब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर होगा, एसेंशियल है, कार्बन का होना एसेंशियल है। तो ये देखा गया कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन अवेलेबल था। ओके, देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट ऑफन नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are quite often known as कार्बन कंपाउंड। इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कार्बन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक कंपाउंड में कार्बन अवेलेबल होगा। ओके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन, ये सब क्या है? ये सब जो आप घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हो उनमें ये सारे गैसेस अवेलेबल होती हैं। तो ये आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर ऐसे ही एल्कोहल, एसिटिक एसिड, शुगर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, शुगर, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। शुगर हो गया, प्रोटीन, ऑयल, फैट, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको लिविंग बींग से मिलेंगे। जैसे फैट्स आपको मिलेगा कहाँ से? जो जानवर हैं वहाँ से फैट्स अवेलेबल मिलेगा। फिर इथेन, प्रोपेन, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब आपको इस लिविंग बींग से मिलेगा और सब में कार्बन अवेलेबल होने की वजह से इसको हम लोग कार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा। तो इसको हमने बोला कि दो पार्ट में इसको ब्रेक किया गया। एक को बोला गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोला गया जिसमें जो कहाँ से मिलते थे? जो हमें नॉन लिविंग बींग से मिलते थे, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोला। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? जो हमें लिविंग बींग से मिलते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो इसके आगे इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो है उसको हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, कि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग कंपाउंड्स को कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।